साल के 8वें महीने का 28वां दिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को हमेशा याद रहने वाला है। यही वह दिन है जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया था। भारतीय राजनीति में सफल महिलाओं की संख्या गिनी चुनी ही है। उनमें से एक नाम सुश्री मायावती का आता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व करना महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस उम्र में महिलाएं अपना जीवन ठीक से नहीं चला पाती हैं, उस उम्र में मायावती सबसे बड़े राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। भारत में जाति व्यवस्था के दुष्चक्र से बाहर आ पाना पत्थर पर सर मारने जैसा है। मायावती एक दलित समुदाय से आती हैं, ऐसे में वह जातीय संघर्ष करते हुए अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में दलितों व महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव दिखाई देता था। वह अपने छोटे बड़े कार्यकाल को मिलाकर कुल 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। देश की सियासत में कई बार किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली मायावती एक सशक्त महिला की मिसाल हैं। एक ऐसी नेत्री जिसे कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा था, जिसने सियासी रूप से देश के सबसे ताकतवर सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत के तमाम स्थापित समीकरणों को ध्वस्त करके रख दिया था, जिसके बाद देश की राजनीति में दलित चेतना के नए युग का सूत्रपात हुआ। मायावती पहली दलित महिला हैं जो भारत के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 1995 में गठबंधन की सरकार बनाते हुए मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। उस समय तक मायावती राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी थी। मायावती ने अपना पहला चुनाव साल 1984 में उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा सीट से लड़ा था। इसके बाद दूसरी बार साल 1985 में उन्होंने बिजनौर और फिर 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा। साल 1994 में वो राज्यसभा की सांसद बनी। उन्होंने अपने जीवन में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे कार्य किए जिसके कारण उन्हें फॉलोअर उनके आयरन लेडी के नाम से बुलाते हैं। मायावती ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री लेकर किया था। उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन का कार्य भी किया था। सन 2003 में मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में पोलियो उन्मूलन में उनकी पहल के लिए यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मायावती को राजर्षि शाहू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा राजर्षि शाहू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2008 में फोर्ब्स ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 59वें स्थान पर रखा था। वह 2007 में न्यूज़ वीक की शीर्ष महिला की सूची में शामिल की गई। 2009 में न्यूज़ वीक के एक लेख ने उन्हें बराक ओबामा के रूप में वर्णित किया और प्रधानमंत्री के लिए एक संभावित उम्मीदवार बताया गया। टाइम पत्रिका ने मायावती को 2007 के लिए भारत की 15 सबसे प्रभावशाली शख्सियत की सूची में शामिल किया था। इन सब के बावजूद भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण के तौर पर मायावती का नाम बहुत कम लिया जाता है। मायावती को सिर्फ इस रूप में ही नहीं देखना चाहिए कि वह एक महिला मुख्यमंत्री थी अथवा कई बार की राज्यसभा सदस्य रही थीं। मायावती उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद में लगी हैं। मायावती का जन्म एक बेहद सामान्य से दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे और माताजी गृहिणी थीं। ऐसे सामान्य से घर से निकलकर मुख्यमंत्री बनना एक ऐतिहासिक कार्य था। अपने जीवन काल में मायावती को अनेकों जातिगत भेदभावों और अन्य प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में दलितों व महिलाओं के सशक्तिकरण के अनेक कार्य किए। कई जगह बालिका विद्यालय व अनेकों योजनाएं चलाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। मायावती की एक खासियत यह भी है कि इन्होंने मान्यवर काशीराम के सानिध्य और मार्गदर्शन में राजनीति में अपनी पहचान स्वयं बनाई। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से गैर राजनीतिक था। पिताजी का सपना था कि बेटी एक IAS ऑफिसर या वकील बनकर देश की सेवा करे, लेकिन मायावती की दृढ़ इच्छा, स्पष्ट वाक्पटुता और मान्यवर काशीराम के मार्गदर्शन में वो राजनीति की ओर आईं। इस बारे में मायावती ने कहा था कि मैंने राजनीति में आने का जो फैसला किया तो मुझे दूसरे नेताओं की तरह राजनीति विरासत में नहीं मिली।
हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, दूर दूर तक हमारे रिश्ते नातों में भी कोई राजनीति में नहीं है। लेकिन बिना राजनीतिक विरासत के भी मायावती ने देश की सियासत में खलबली मचा दी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम इनकी भाषण कला से इतने प्रभावित हुए थे कि इन्हें राजनीति में आने की सलाह दे दी। मायावती और काशीराम के रिश्ते बेहद विनम्र थे। काशीराम ने उनके प्रथम भाषण को सुनकर ही उनके राजनीतिक जीवन की भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल इस मुलाकात से एक दिन पहले मायावती दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाषण दे रही थीं। मायावती ने मंच से ही कांग्रेसी नेता राजनारायण को दलितों को बार बार हरिजन कहने पर बुरी तरह लताड़ा था। एक 21 साल की लड़की का ऐसा रुख देखकर ही मान्यवर काशीराम साहब ने सीधे उनके घर गए और उनके अपने साथ साथ काम करने का अनुरोध किया। आज के समय में महिलाओं को मायावती को अपने आइकॉन के तौर पर देखने की ज़रूरत है। मायावती ने अपने शासनकाल में उन तमाम दलित बहुजन नायकों की तस्वीरों व मूर्तियों को स्थापित किया जो नेपथ्य से पीछे थे या गुमशुदा थे। उन्होंने बहुजन राजनीति की नई इबारत लिखी। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन नायकों को दोबारा स्थापित करने का श्रेय मायावती को ही जाता है। वैसे तो बहुजन राजनीति में पूरे देश में मायावती के नाम बिना अधूरा है सब, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करें तो मायावती के जिक्र के बिना वो पूरी ही नहीं हो सकती है। उस समय मायावती को यूपी में दलितों के लिए आइकन के रूप में देखते थे, जो आज भी बरकरार है। भारत में आरक्षण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत विश्वविद्यालयों और सरकारी पदों और सीटों का 1% पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान मायावती ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आरक्षण का समर्थन किया, जिसमें कोटा और धार्मिक अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों जैसे समुदायों को शामिल किया गया। अगस्त 2012 में एक बिल को मंजूरी दी गई थी जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करती है ताकि राज्य की नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रणाली का विस्तार किया जा सके। जाति के दंश को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है आप में, जाति पता चलते ही आप बुरे हो जाते हैं। मायावती स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानती हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से पूछा था कि क्या मैं भी बाबा साहब की तरह काम करूं तो मेरी भी पुण्यतिथि उनकी तरह मनाई जाएगी। यह सुनकर उनके पिता हतप्रभ रह गए थे। गौरतलब है कि उनके पिताजी ने बाबा साहब की जीवनी मायावती को पढ़ने के लिए दिया था। यहीं से मायावती बाबा साहब को अपना आदर्श मानने लगी थीं। राजनीति में आने के बाद उनके पिता ने उनसे दूरियां बना ली थीं। मायावती ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया था ताकि वह बहुजन समाज की सेवा कर सकें। मायावती होना एक गर्व की निशानी भी है। मायावती भारतीय महिला राजनीति में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी लाई हैं। अपने कार्यकाल में हमेशा कड़े फैसले लेने व उसको क्रियान्वित करके दिखाने की क्षमता सुश्री मायावती में थी। मायावती का मुख्यमंत्री बनना इस बात का संकेत भी था कि हाशिए की महिलाओं को यदि अवसर दिया जाए तो वह समाज व देश की सेवा में आमूल चूल परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य हाशिए के समाज के लिए एक इतिहास बन गया है। आज भारत की कोई भी हाशिए की वर्ग की महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती है। यह ताकत उसे मायावती से मिलती है। अपने राजनीतिक जीवन में तमाम असहमतियों व सफलता असफलता के बावजूद मायावती भारतीय राजनीति की एकमात्र दलित राजनेता हैं जिन्हें आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं। विरोध के बावजूद उनके किए गए कार्यों का बखान तो करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की दलित महिलाएं जो कभी पुरुषों के आज्ञा के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थीं, वह मायावती की राजनीतिक रैलियों में बड़े आदर के साथ मायावती का कटआउट या उनका मुखौटा लिए हिस्सा लेती थीं। मायावती के होने से हाशिए के समाज की महिलाओं के अंदर एक चेतना आई है। वो अपने शासनकाल में कई विवादों और घोटालों के आरोप में जरूर हों, पर उनका राजनीतिक अभ्युदय सचमुच अद्भुत रहा है। एक सामान्य से परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की है।
मायावती ने दलितों के दिल में अपनी खुद की जगह बनाई है और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है, जो मायावती को उनकी ज़िंदगी में एक सफल राजनेता बनाता है। मायावती अभी तक अविवाहित हैं, जो कि उनके किए गए कार्यों के प्रति लगन और उनके सिद्धांतों को दर्शाता है। हमारे देशवासियों को ऐसी महिला राजनेता पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने अपने चौथे कार्यकाल में बहुजन इतिहास को जीवित करने के लिए भी काफ़ी काम किया। उन्होंने बहुजन नायक नायिकाओं के सम्मान में ऐतिहासिक काम कर दिखाया। जिन बहुजन नायक नायिकाओं को इतिहास में कभी उचित सम्मान नहीं मिला था, मायावती ने उनकी शानदार प्रतिमाएं लगाकर बहुजन समाज से उनका परिचय कराया। मायावती के जीवन संघर्ष पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार ने पिछले दिनों अपने एक लेख में लिखा था, यह विडंबना है कि लोग आज मायावती के गहने देखते हैं, उनका लंबा संघर्ष और एक एक कार्यकर्ता तक जाने की मेहनत नहीं देखते। वे यह जानना ही नहीं चाहते कि संगठन खड़ा करने के लिए मायावती कितना पैदल चली, कितने दिन रात उन्होंने दलित बस्तियों में काटे। मीडिया इस तथ्य से आंखें मूंदे है। जाति और मजहब की बेड़ियां तोड़ते हुए मायावती ने अपनी पकड़ समाज के हर वर्ग में बनाई है। वह उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी नेता हैं जिन्होंने नौकरशाहों को बताया कि वे मालिक नहीं जनसेवक हैं। सर्वजन का नारा देकर उन्होंने बहुजन के मन में अपना पहला दलित प्रधानमंत्री देखने की इच्छा बढ़ा दी है। दलित आंदोलन और समाज अब मायावती में अपना चेहरा देख रहा है। भारतीय लोकतंत्र को समाज की सबसे पिछली कतार से निकली एक बहुजन महिला की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए।